हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम लोग बात करने वाले हैं बजट, एआई और आम आदमी पे। अभी आप लोग सोच रहे होंगे यार, बजट और आम आदमी का तो समझ में आता है रिलेशन, ये एआई कहाँ से बीच में आ गया। राइट। सो एआई बीच में ऐसे आया है कि मैंने जो बजट है हमारा रिसेंट इस वीक जो आया है 2025 का, उसको एआई के माध्यम से मैंने समराइज किया है पहले, और फिर लेटर पार्ट में हम लोग उसको आम आदमी के रेलेवेंस में हम लोग उसको फर्दर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये पहले एआई के द्वारा बजट की जो समरी क्रिएट की हुई है ये देखिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारत का केंद्रीय बजट 2025-2020 समझाऊंगा और इसमें बहुत से अच्छे बदलाव हैं। सबसे पहले टैक्स में बदलाव। 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं और नई स्लैब्स देखिए, 0 से 4 लाख 0%, 4 से 8 लाख 5%, 8 से 12 लाख 10% और ऐसे ही आगे सबसे ज्यादा 30% 24 लाख से ऊपर कमाने वालों के लिए। साथ ही धारा 188A के तहत छूट अब 12 लाख तक है। टैक्स देने वालों के लिए ये बड़ी राहत की बात है। आगे सरकार पूंजीगत व्यय को 11.21 लाख करोड़ तक बढ़ा रही है। इसका उद्देश्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना और ज्यादा नौकरियां पैदा करना है। किसान भाइयों, आपको नहीं भुलाया गया है। पीएम धन धन्य कृषि योजना का विस्तार 100 जिलों तक हो रहा है, जिससे 160 करोड़ किसानों को लाभ होगा। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 5 लाख तक बढ़ा दी गई है। खेती को आधुनिक बनाने और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। सामाजिक मोर्चे पर सामाजिक कार्यक्रमों, गरीबी कम करने और ग्रामीण विकास पर खर्च बढ़ाया गया है। और स्वास्थ्य सेवा के लिए 200 नए डे केयर कैंसर सेंटर्स और 34 जीवन रक्षक दवाओं पर ड्यूटी एग्जेम्पशंस दिए जा रहे हैं। शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड, साथ ही 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स। आईआईटी और मेडिकल एजुकेशन में क्षमता वृद्धि। रक्षा बजट भी बढ़ाया गया है, जिसमें RSA 27 करोड़ का आवंटन किया गया है। लेकिन इंटेलिजेंस यूनिट के बजट में कटौती की गई है। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए बढ़ा हुआ क्रेडिट कवर और SC/ST और महिला उद्यमियों के लिए नई योजनाएं। एक्सपोर्टर एमएसएमई के लिए RS 20 करोड़ का टर्म लोन भी है। अंत में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए RS 500 करोड़ और RS 20,000 करोड़ के न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के साथ टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान दिया गया है। ये भारत के 2025 के बजट का एक क्विक रनडाउन है। काफी टैक्स रिलीफ और ग्रोथ को बढ़ावा। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद और ज्यादा अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। सो आई होप आपने ये 2 से ढाई मिनट का वीडियो देखा होगा। सो इसमें एक मोटा मोटी सारा जो समरी है आपका, अगर आप कोई पूछे भाई कि आप 2 मिनट में बजट कैसे समराइज करते हो, तो आपको ये वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा। राइट। अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, राइट, जो टेक्निकल पॉइंट्स है बजट के, वो तो जो जो एक्सपर्ट लोग हैं, जो 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 सीएस है या फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, इन लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बना के डाले हुए हैं, या इंटरनेट पे बहुत सारे ट्रैकर आ गए हैं जहाँ लोग अपना टैक्स लाइबिलिटी कितनी होगी वो सब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम उसके बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई ये जो बजट आया है इस बार का, उसका जो इम्पैक्ट है एक मिडिल क्लास आम आदमी पे क्या है, और इस बजट के बाद एक आम आदमी क्या फील करता है। राइट। सो पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास में एक मतलब डी सेटिस्फेक्शन था कि यार गवर्नमेंट सबके लिए कर रही है, हमारे लिए कोई सोचने वाला नहीं है। राइट।
देखा जाए तो लास्ट टाइम जो मिडिल क्लास के लिए कुछ किया था गवर्नमेंट ने, आई थिंक 2018-19 में, जब वो फर्स्ट टाइम होम बायर्स को शायद 2,30,000 तक का होम लोन में सब्सिडी दिया था उन्होंने, राइट? उसके बाद से ऐसे मिडिल क्लास के लिए गवर्नमेंट ने बजट में कुछ नहीं आया था। दो चार, मेरे ख्याल से 3-4 साल का वो टाइम हो गया है। तो लोग वेट कर रहे थे। हर बार जैसे ही बजट आता था लोग देखते थे, यार इस बार तो हमारे लिए कुछ ना कुछ आएगा, और जैसे ही बजट डिक्लेयर होता था वो बड़े मायूस, निराश हो जाते थे। तो फाइनली इस बार उनके लिए कुछ ना कुछ आया है, राइट? आपको पता है 12 लाख तक का जिनका भी इनकम है, राइट, उनको जीरो टैक्स भरना पड़ेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। अब देखा जाए तो ये 12 लाख तक वाले ब्रैकेट में जो लोग हैं ना, लगभग, एग्जैक्ट आंकड़ा तो शायद ही किसी को पता होगा, बट लगभग ये 6.5 से 7.5 करोड़ लोग हैं। और आपको याद होगा जब जब इनका गवर्नमेंट आया था, मोदी जी का, तो उन्होंने बोला था, यार मुझे मतलब जो टैक्स सिस्टम है ना, ये इंडिविजुअल टैक्स सिस्टम ही खत्म करना है मुझे देश से। और अगर आप ये इस बजट में देखोगे तो उन्होंने केवल ये एक एक छोटा मोटा चेंज नहीं है, उन 6 से 7 करोड़ लोगों के लिए एक तरह से ये उन्होंने टैक्स खत्म ही कर दिया। जो इंडिविजुअल टैक्स भरते थे, इनकम टैक्स, वो खत्म कर दिया उन्होंने, वो 6-7 करोड़ लोगों के लिए। अगर उसका इम्पैक्ट देखा जाए तो अगर उनकी एक बंदे की फैमिली में 2 से 3 लोग हैं तो ये लगभग 21-22 करोड़ लोगों को इम्पैक्ट करता है। ये इतना बड़ा स्केल पे इसका इम्पैक्ट है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो उन्होंने इस बार किया है। अब हम देखते हैं ये क्यों करना पड़ा। मतलब अभी, अब यही हम लोग बात करते हैं क्रेडिबिलिटी की, एक गवर्नमेंट का। उनको पता है कि आपके जनता की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, और आप उस अपेक्षा के अनुरूप काम करते हो क्या, तभी आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है। मोदी जी की क्रेडिबिलिटी ऐसे ही नहीं है। और इस मिडिल क्लास के बारे में अगर आप बात करेंगे, राइट, तो ये वही लोग हैं जो ऑफिस से छुट्टी लेके वोट डालने जरूर जाते हैं। ये वही लोग हैं जो एक तरफ तो टैक्स भी पे कर रहे हैं, इनके टैक्स से ही सारा जो सोशल स्कीम्स है वो चल रही थी। प्लस ये सबसे बड़े जो हमारा कंजम्पशन को ड्राइव कर रहे थे, सबसे ज़्यादा यही कंजम्पशन करने वाले लोग थे। क्योंकि बड़े लोग हैं तो उनको तो आप देखते हो, उनका उनके यहाँ इम्पोर्टेड चीज़ें यूज होती है इधर उधर से, बट जो लोकल बिजनेस को चला रहे थे, जो लोकल कंजम्पशन को ड्राइव कर रहे थे, ये यही मिडिल क्लास था। तो गवर्नमेंट को लगा कि यार नहीं, इनके लिए अभी कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। अभी तो बहुत टाइम हो गया, क्योंकि पिछले बार बहुत उम्मीद थी, नहीं हुआ था, लोगों ने अपना नाराजगी कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे दिखाई भी थी, और गवर्नमेंट ने उनकी बात सुनी। तो ये एक ये एक अच्छी चीज़ है कि भाई चलो, हमने कोई पॉइंट रेज किया। इसके इसलिए दो इम्पैक्ट है इसके। एक फाइनेंशियल बेनिफिट तो लोगों को मिल ही रहा है, बस मिडिल क्लास में एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है इस बजट के बाद, कि यार हमारी भी कोई सुनने वाला है, या गवर्नमेंट में बैठे लोग हमारी भी केयर करते हैं। उनका सबसे बड़ा दर्द ये था कि आप सबके लिए बात कर रहे हो, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े लोन माफ कर रहे हो आप, जो कुछ नहीं कमा रहे हैं उनको डायरेक्ट ट्रांसफर के थ्रू आप कुछ ना कुछ दे रहे हो, राइट। लेकिन हमारे लिए तो कोई सोचने वाला ही नहीं है। ये फीलिंग धीरे धीरे उनके मन में आ गई थी, जो इस बजट के थ्रू एड्रेस की है गवर्नमेंट ने इस बार, की भाई नहीं, हम लोग भी आपकी केयर करते हैं। और ये एक सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है मिडिल क्लास के लिए। अभी आप सोच रहे हैं यार, ये जो इतना गवर्नमेंट जो है, हम लोग टैक्स देंगे तो ही डेवलपमेंट होगा, या ये सारी चीज़ होगी, ये कहाँ से आएगा, तो क्या इम्पेक्ट है। अगर आप देखा जाए तो वैसे
गवर्नमेंट के फंड पे जो टैक्स स्लैब में चेंज हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट है? लगभग 1 लाख करोड़ का जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स से रेवेन्यू आता था वो उनका कम होने वाला है, राइट? सो लोग सोच रहे होंगे यार अभी तो जो डेवलपमेंट का काम है कहीं वो इम्पैक्ट ना हो जाए, जो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम चल रहे थे वो सारे तो वो नहीं होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सालों में जो टैक्स कलेक्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है। और गवर्नमेंट ने पैरेलल में जो पीपीपी मॉडल थे ये सारे मॉडल जो थे फंडिंग के लिए, आपने मतलब गडकरी जी को भी सुना होगा, वो बोलते हैं कि आपको जो भी आपके यहाँ काम पेंडिंग है मेरे पास लेके आओ, मेरे पास फंड की कमी नहीं है, राइट? तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम के लिए अभी मेरे ख्याल से टैक्स के पैसों पर डिपेंडेंट नहीं थे, राइट? दूसरी चीज, जो ओल्ड सिस्टम जो चलता था स्लैब सिस्टम, राइट, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत ज़्यादा थी। ये प्रूफ सबमिट करो, यहाँ से इस सेक्शन में इतना बचेगा, उस सेक्शन में उतना बचेगा, इस इतना सारा डिफिकल्टीज में कोई नहीं पढ़ना चाहता है। तो उन्होंने इसको पहले तो सिंप्लीफाई किया है। और इस गवर्नमेंट का केवल टैक्सेशन में ही नहीं, हर चीज में चीजों को सिंप्लीफाई करना आ, एक मेन एम रहा है। हमने शुरू से देखा, हमने बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स, कई सारे छोटे मोटे लॉ थे, रूल्स थे, वो सब उन्होंने खत्म किए चीजों को इजी बनाने के लिए। आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ जो सिस्टम बना हुआ था ना, वो सिस्टम ऐसे बना हुआ था कि आप अपना कोई काम करवाने कहीं जाओगे ना तो वो आपको रूल में ही फंसा देगा। यार ये रूल ऐसा है, इस रूल के हिसाब से ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपके पास है नहीं, आपका काम नहीं होगा। और उसी के चक्कर में फिर ये एजेंट सिस्टम डेवलप होता था। फिर आप बीच में एक एजेंट के पास जाते थे कि भाई मेरा काम करवा दे यार, ये काम में डायरेक्ट तो नहीं हो रहा मेरे से। और वो एजेंट के चक्कर में लोगों को, जो एजेंट का या कंसल्टेंट का जो फीस जाता था, उसी फीस में से सबको बंदरबाट होती थी। तो ये जो हमारा एजेंट वाला सिस्टम इन्होंने इतने सालों का जो सिस्टम डेवलप किया था ना एजेंट वाला, धीरे धीरे ये लोग ये खत्म कर रहे हैं। एजेंट वाला, कंसल्टेंट वाला, भाई टैक्स तुम भर रहे हो, राइट? तो फिर आपको एक अलग से कंसल्टेंट लगा के उसमें आईटीआर फाइल करने की क्या जरूरत होनी चाहिए? आप सिंपल करो ना यार, सीधा। तो वो उसी सिंपलिसिटी के पीछे वो लोग जा रहे हैं। यार एक तो आदमी दिन भर मेहनत करे, पैसे कमाए, गवर्नमेंट को टैक्स भरे, और फिर वो आ, एक कंसल्टेंट हायर करे आईटीआर फाइल करने के लिए, कंसल्टेंट का फी अलग से दे। तो ये सारी झंझट को खत्म करने वाले हैं। ऊपर से ये सारा सिस्टम मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को भी, आप जितना भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसका एक सम परसेंटेज तो उनको, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मेंटेन करने में खर्चा लग ही रहा है, राइट? इतने सारे एम्प्लॉयज है, उनके खर्चे हैं, ऑफिसेस हैं, ये सारे हैं। अगर ये सिंप्लीफाई करके वहां से भी वो खर्चा बचा सकते हैं जो उनका रिकरिंग कॉस्ट है, तो ये एक चीज के कई सारे इम्पैक्ट्स हैं। और इसको मैं तो ऐसे देखता हूँ कि जो गवर्नमेंट का विजन था कि हम जो डायरेक्ट टैक्स फ्री करेंगे देश में, ये उसी दिशा में पहला कदम है, जहाँ से उन्होंने लगभग 6-7 करोड़ लोगों को तो फ्री कर दिया है, और आगे भी वो लोग करेंगे। सो हाँ, बजट पे ये मेरा एनालिसिस था। आपका क्या सोचना है? आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए, या आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे बात करूं तो आप वो भी लिखिए, मैं नेक्स्ट एपिसोड में उस पर भी बात करूंगा। सो थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।